हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 एनसीईआरटी पैटर्न से विषय गणित। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अध्याय फर्स्ट चल रहा है समुच्चय। आज का पहला टॉपिक है उप समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सबसेट। उप समुच्चय क्या होता है आइए जान लेते हैं। उससे पहले आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, इसके बाद डिफिनेशन पढ़ते हैं। आप सपोज कीजिए कि एक कोई बहुपद समुच्चय दिया हुआ है। मान लीजिए समुच्चय दिया है ए और समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5। और एक कोई समुच्चय बी है जिसमें 2 अवयव हैं, 2 और 3। आप यहाँ देख सकते हैं बी में 2 अवयव हैं और ए में 5 अवयव हैं। जो बी का अवयव है, बी के दोनों अवयव ए में हैं, बी के दोनों अवयव समुच्चय ए में भी हैं। मतलब यहां आप कह सकते हैं बी ए का उप समुच्चय है। बी ए का क्या है? उप समुच्चय है। मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी समुच्चय से का प्रत्येक अवयव किसी अन्य समुच्चय में उपस्थित हो तो उस समुच्चय को उस अन्य समुच्चय का क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं। जैसे बी में देखिए 2 और 3 है और ए में 1 2 3 4 5 है, और जो बी के 2 और 3 है वो ए में भी है। मतलब बी क्या कहलाएगा? इसका उप समुच्चय कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, समुच्चय उप समुच्चय का चिन्ह होता है ये, इस टाइप का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं बी सबसेट ए। इसको पढ़ेंगे बी उप समुच्चय है ए का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डिफिनेशन पढ़ लेते हैं उप समुच्चय की। क्या है? यदि किसी समुच्चय के एक भाग को लेकर किसी समुच्चय के एक भाग को लेकर नया समुच्चय बनाया जाए तो यह नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समुच्चय कौन है? ए है, और इसका एक भाग ये कौन सा? 2 और 3 लेकर के एक नया समुच्चय बना लिए, और यही नया समुच्चय इस समुच्चय का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे परिभाषा। अब बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। क्या है एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ये समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 5 स्वरों का समुच्चय है। और बी बराबर दिया है ए बी सी डी इज एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। मतलब बी में ए से लेकर जेड तक अक्षर हैं, जबकि समुच्चय ए में 5 ही अक्षर दिए हैं। मतलब आप समझ गए कि बी समुच्चय बी से लेकर के अवयवों को ये समुच्चय बनाया गया है। तो यहाँ लिखे देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखिए, चूंकि ए का जो प्रत्येक अवयव है, देखिए ए यहाँ है ए में, तो समुच्चय बी में भी है। ई समुच्चय ए में है तो समुच्चय बी में भी है। इसी तरह पांचों अवयव इस समुच्चय बी में मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ये पांचों अवयव बी का अवयव है, अतः समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, अर्थात ए सबसेट बी। यदि ए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए किसका अवयव है? कैपिटल ए का अवयव है, और स्मॉल ए कैपिटल बी का भी अवयव है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। स्मॉल ए में भी है, कैपिटल ए में भी और कैपिटल बी में भी। अब नोट्स में देख लेते हैं। ये नोट पढ़ना बात आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को पुश करके नोट्स बनाते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम के लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फाइव सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। ये क्या है अभी मैं समझाऊंगा आपको। फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फाई के बारे में आपको बताया गया, फाई अरिक्त समुच्चय होता है, अर्थात इसमें कोई भी रिक्त समुच्चय होता है, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। दूसरा है कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय किसका उप समुच्चय होता है? स्वयं का। तीसरा नोट्स है किसी उप समुच्चय के उप समुच्चयों की किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की घाते n होती है। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की घाते n होती है। क्या है इसको हम समझा देते हैं। और जहां n समुच्चय के अवयवों की संख्या है। मान लीजिए एक कोई समुच्चय ए दिया है और समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3। आपसे पूछा जाए कि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या बताओ, मतलब कितने इसके उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय ज्ञात करना है। मान लीजिए ए का क्या ज्ञात करना है? उप समुच्चय। तो इसका उप समुच्चय होता क्या है?
अभी आपको नोट में पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो पहला तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, इनका एक एक अवयव लेके बना लेते हैं, एक अकेला अकेला, फिर दो ले लेंगे, फिर तीन का अलग बनाएंगे, ये हो गया। अब दो दो को लेके बना लेते हैं, एक दो, फिर दो तीन, फिर एक तीन, दो दो को लेके बना लिए। अब तीनों को एक साथ, एक दो तीन, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसको मंझले कोष्टक में बंद करके रख देंगे। अभी आपको मैंने तीसरा नोट्स बताया, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घातीय n होती है। इसके उपसमुच्चय की संख्या यदि आपसे डायरेक्ट पूछता तो क्या करते आप, अवयव 2 लिख लेते, 2 की घातीय n मतलब 2, और कितने अवयव हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 2 की घातीय n मतलब 2 की घातीय 3 बनना है, 2 दूना 4 दूना 8। आप देख सकते हैं ये 8 समुच्चय उपसमुच्चय आ रहे हैं। इसी प्रकार और एक समझा देते हैं आपको उदाहरण। मान लीजिए समुच्चय बी है जिसमें अवयव 2 ठो अवयव दिए हैं, ए और स्मॉल बी। इसके उपसमुच्चय आपसे पूछेंगे तो आपको समझ में आ गया कि 2 की घातीय n मतलब 2 की घातीय, यहाँ 1 2 अवयव है तो 2 की घातीय 2 बराबर 4 आएगा, मतलब इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे। तो इसके उपसमुच्चय निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, पहले फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, ये आपको बताया जा चुका है, कॉमा, इसके बाद ए, फिर इसके बाद अलग से बी, फिर सिंगल सिंगल हो गया, आप दोनों को डबल ले लेंगे, दोनों के एक साथ, ये देखिए 1 2 3 4, 4 क्या बन गए, उपसमुच्चय बन गए। तो आप यहां से समझ गए कि ये जो दिया गया है, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घातीय n होती है। और दूसरा बोला था कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का। आप देख सकते हैं ये समुच्चय भी है जिसमें ए और बी अवयव है, लेकिन उपसमुच्चय जब निकालते हैं तो उसमें भी ए बी आ जाता है, ये वाला पद आता है। तो ये अब बढ़ते हैं चौथे नोट्स में। चौथा क्या है, n बराबर n सबसेट z, ये सबसेट काहे का चिन्ह है, उस समुच्चय का चिन्ह है, उप समुच्चय का ये चिन्ह होता है। तो n सबसेट z, अब n क्या है ये आपको रफ वर्क में बता देते हैं। n बराबर होता है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 अनंत तक, और z क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं माइनस और प्लस दोनों होती हैं, ठीक है। माइनस मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो आप समझ गए कि इस जेड में, ये जेड है, इसमें प्राकृत संख्या भी शामिल है, मतलब ये जो प्राकृत संख्या है इसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्या उपसमुच्चय है, जेड मतलब पूर्णांक संख्या का। अब पूर्णांक संख्याओं के बटे में 1 लगा करके इनको क्या बनाया जा सकता है, परिमेय संख्याएं। मतलब आप समझ गए, कोई जो परिमेय संख्याएं होती हैं, सॉरी जो पूर्णांक है वो परिमेय भी होती है। तो प्राकृत संख्या उपसमुच्चय है जेड का, मतलब पूर्णांक संख्या का, और पूर्णांक संख्या उपसमुच्चय है किसका, परिमेय संख्या का। क्यों किसका संकेत प्रतीक है या चिन्ह है, वो परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने का अक्षर है। अच्छा आगे अब आपको आप जानते भी हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो Q सबसेट R, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक भी होती है, तो इसलिए परिमेय संख्या उपसमुच्चय वास्तविक संख्या, मतलब Q सबसेट R हो जाएगा। और अपरिमेय T क्या है, T जो अक्षर लिया गया है अपरिमेय संख्या के लिए लिया गया है, तो अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या, तो T सबसेट R। अच्छा, यह आपको पता है प्राकृत संख्याएं जो है, प्राकृत संख्या 1 2 3 होती है, और ये अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि अपरिमेय संख्या इस टाइप की होती है, जैसे √7 √5 ऐसे ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखा है n कैपिटल N नॉट सबसेट, मतलब कैपिटल N उपसमुच्चय नहीं है अपरिमेय संख्याओं का, मतलब प्राकृत संख्या उपसमुच्चय नहीं है अपरिमेय संख्याओं का। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा भी है कि जहाँ n प्राकृत संख्या है, z पूर्णांक संख्याएं हैं, और q परिमेय संख्या है, r वास्तविक संख्याएं हैं, और t अपरिमेय संख्याएं हैं। बढ़ते हैं अगले नोट्स की ओर। क्या है अगला, देख लेते हैं। अगला 5वां नंबर है, ये दो समुच्चयों, कितने समुच्चय, 2 समुच्चयों ए और बी में ए सबसेट बी, मतलब ए उपसमुच्चय हो बी का, तथा ए नॉट इज इक्वल टू बी, और ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए के जितने अवयव हैं उतने ही बी में नहीं होने चाहिए, ए में कम हो और बी में ज्यादा हो, है ना। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और बी ए का
अधिसमुच्चय कहलाता है। इसका उदाहरण आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, आइए। A इज इक्वल टू AEIOU और B इज इक्वल टू ABCD.XYZ तक इसमें दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि A में 5 अवयव हैं, जबकि B में कितने अवयव होंगे, 26 अक्षर होते हैं, ABCD में 26 होंगे। तो A नॉट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, B। और यहाँ पे आप देख सकते हैं A में जितने अवयव हैं वो B में भी हैं, मतलब A सबसेट B मिल रहा है। A उपसमुच्चय है B का और A बराबर B नहीं है, तो A को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहते हैं, और B को अधिसमुच्चय कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है A B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और B A का अधिसमुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए A बराबर दिया है 1 2 3 4, B बराबर दिया है 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि A में 4 अवयव है, B में 5 अवयव है, मतलब A नॉट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, और A सबसेट B मिल रहा है, मतलब A उपसमुच्चय है B का। क्यों है, क्योंकि समुच्चय A जो है वो समुच्चय B के किसी एक भाग को लेकर बनाया गया है, जैसे इतने अक्षरों को, चारों गिनती को लेकर बनाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, छठवां नोट्स। छठवां क्या है, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। इस जैसे ये आप पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज में जब पहुंचेंगे तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, 1.3। छठवां नंबर नोट्स है, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है, केवल कितने अवयव हो, जैसे इसमें समुच्चय में 4 अवयव हैं, लेकिन वहां पे कितने अवयव हो, केवल एक अवयव हो, तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैपिटल A बराबर स्मॉल a, ये पहले कोष्टक में रखा गया है, समुच्चय A बराबर, इसमें देखिए केवल एक अवयव है, जो कौन है, A है, इसलिए एकल समुच्चय कहलाएगा। अंतराल में आ जाते हैं, अंतराल को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरवल। क्या कहते हैं, इंटरवल। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अंतराल में आ जाते हैं, देखिए अंतराल में, यदि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कैपिटल आर के क्या है, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हो, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हो, तब के लिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संख्या रेखा पर ए है और संख्या रेखा पर बी है, लेकिन ये लाइन खींची हुई है, और आप यहाँ जैसे यहाँ डार्क नहीं है, मतलब आप समझ गए कि ए और बी शामिल नहीं है। 2 बिंदु दिए गए हैं ए और बी, जिसमें ए और बी शामिल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं डार्क नहीं किया गया है, मतलब ए और बी शामिल नहीं है, तो इसके लिए छोटे कोष्टक उपयोग करते हैं। जब दोनों अक्षर शामिल ना हो, अंतिम बिंदु के दोनों अक्षर शामिल ना हो, तो उनको छोटे कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। इसको बोलते हैं विवृत अंतराल। कौन सा अंतराल, विवृत अंतराल। इसको लिखेंगे इस टाइप के में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स इज लेस देन टू बी। इसका मतलब ये लेस देन बस लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि एक्स का जो मान होगा वो ए और बी के बीच होगा। 2 बिंदु ए और बी के बीच है, जिसमें ए और बी शामिल नहीं है। यदि मान लीजिए इसी टाइप को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये संख्या रेखा बनी हुई है, इसमें 2 बिंदु ए और बी है, दोनों को डार्क किया हुआ है, गाढ़ा कर दिया गया। इसका मतलब आप समझ गए कि ए और बी शामिल है। जब शामिल रहता है तो बड़ा कोष्टक का उपयोग किया जाता है दोनों साइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं समवृत्त अंतराल, बंद अंतराल, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं जब शामिल है दोनों तो लेस देन तो लगेगा, इस टाइप का यहाँ लगा है, लेकिन शामिल है तो क्या लगा देंगे, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो मान होगा ए और बी के बीच होगा, जिसमें ए और बी ये बराबर होने के कारण ए और बी क्या होंगे, शामिल होंगे। और इसी टाइप के यहाँ देख सकते हैं ए और बी, ये बड़ा कोष्टक इधर लगा है, इधर छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक जिधर लगा है वो वाला बिंदु शामिल होगा, जिधर छोटा कोष्टक लगा है वो बिंदु शामिल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं डार्क किया गया है, ये डार्क नहीं किया गया है, ये शामिल है और ये वाला शामिल नहीं है। और जो शामिल है इसमें क्या लगेगा, लेस देन, इक्वल भी लगेगा। ये देख सकते हैं एक्स दैट ए इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन टू बी, ये शामिल नहीं है इसलिए ओनली लेस देन लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए शामिल नहीं है जबकि बी शामिल है, जो शामिल है उधर साइड बड़ा कोष्टक, जो शामिल नहीं उधर साइड छोटा कोष्टक। और यहाँ पे ऐसी तरह देख सकते हैं ए शामिल नहीं है इसलिए लेस देन एक्स, और बी शामिल है तो लेस देन आर इक्वल टू एक्स, वहाँ बराबर भी लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे, ये रहा अंतराल। ये 4 टाइप के अंतराल होते हैं, इनका आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे जरूर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला है घात समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। क्या होता है घात समुच्चय, देख लेते हैं। समुच्चय ए के उपसमुच्चय के संग्रह को, समुच्चय ए के उपसमुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। और इसे पी ए, पावर ऑफ सेट ए, इसको ये पढ़ना चाहते, पावर ऑफ सेट ए से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय दिया हुआ है, अपने पास एक समुच्चय है, समुच्चय ए दिया हुआ है, और समुच्चय ए में 2 अवयव हैं, 1 और 2। अब इसका पहले तो हम उपसमुच्चय निकालेंगे।
उप समुच्चय ए का उप समुच्चय निकालेंगे। ए का उप समुच्चय क्या होगा, ए इज इक्वल टू, पहले फाई लिखते हैं, पहले फाई लिख लेंगे, इसके बाद एक एक अवयव को लिखते हैं 1 2, अब ये दोनों अवयवों को ले लेंगे 1 2। यहाँ अब महिला कोष्ठक यहाँ भी लगाना पड़ता है, तो यहाँ देख सकते हैं 1 अवयव 2 अवयव, ये वाला 3 अवयव और ये 4 अवयव बने गए, 4 बन गए। तो ये क्या है, ए का उपसमुच्चय है, लेकिन इसी को ही इसको लिख सकते हैं पी ए, पावर ऑफ ए, मतलब ए का घात समुच्चय ये कहलाता है। ये पूरा ये चारों को नोट कर देंगे, ये क्या है, मतलब समुच्चय ए के जितने उपसमुच्चय मिलेंगे उन्हीं के संग्रह को या उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। डिफिनेशन एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। समुच्चय ए के उपसमुच्चय के संग्रह को, जो उपसमुच्चय होते हैं उन्हीं के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं और इसे पीए से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। बढ़ते अगले नोट की ओर, उससे पहले उसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है। अब इसका क्या बना लेते हैं, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जो आएंगे वही क्या कहलाएंगे, पावर ऑफ सेट ए या समुच्चय एक का घात समुच्चय। तो यहाँ फाई हो जाएगा अकेला, पहले फाई लिखते हैं क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फिर अकेला एक लिख लेंगे, फिर 2 लिखेंगे अकेला, तो यहाँ 2 लिखा गया है। फिर 3 लिख लेंगे अकेला, ये 3 लिखा गया। फिर 2 2 अवयव 1 2 लेके चलेंगे, 1 2, फिर 2 3 2 3, फिर 1 3 1 3, फिर 1 2 3 तीनों के एक साथ। ये आप क्रम से लिख लेंगे सीक्वेंस में, जैसे अभी आपको मैंने सिखाया है इस टाइप से। तो ये क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। अगला टॉपिक आता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय। क्या है अगला हेडिंग, सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हो, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यू से व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः डिफिनेशन, ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हो, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसको आप बहुत गहराई से आपको समझाते हैं। यदि मान लीजिए समुच्चय ए बराबर ए बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। समुच्चय ए में एबीसीडी के 26 अक्षर लिखे गए हैं। समुच्चय बी है जिसमें लिखा है ए बी सी। समुच्चय सी है जिसमें लिखा है यम एन ओ। समुच्चय डी है कैपिटल डी, इसमें लिखा है के बाई जेड, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आप यहां देख सकते हैं कि जो बी है, बी के 3 अवयव हैं, अब वो कैपिटल ए में भी हैं। मतलब आप समझ गए कि बी सबसेट ए, बी सबसेट ए। सी, समुच्चय सी में जो तीनों अवयव हैं ये कैपिटल ए में भी हैं, तो सी सबसेट ए। और डी में भी जो तीनों अवयव हैं वो समुच्चय ए में भी हैं, तो डी सबसेट ए। यहां आप समझ गए कि ए समुच्चय ए में ए से 3 उप समुच्चय बन रहे हैं। बी सी डी क्या है, समुच्चय ए के उप समुच्चय है। अर्थात यहां कह सकते हैं कि समुच्चय जो ए है बड़ा वाला है, ये कौन समुच्चय कहलाएगा, समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। यही चीज यहां बोला गया हिंदी में। एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हों, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यू से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आइए इसका एक आध उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आर क्या है, वास्तविक संख्याओं, मैं आपको समझा रहा हूं। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और वास्तविक संख्या एन प्राकृत संख्या है, इसको भी कौन संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। मतलब आप समझ गए कि एन सबसेट आर लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या हो गई। और जैसे जेड पूर्णांक संख्या है, जेड क्या है, पूर्णांक। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या ही कहेंगे, तो जेड सबसेट आर। इसी प्रकार जैसे क्यू परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं भी कौन संख्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाएगी, तो क्यू सबसेट आर। अपरिमेय भी, तो आप यहां समझ सकते हैं कि आर को क्या कहेंगे, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। आर यहाँ पे क्या है,
यहाँ आर समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय है। क्यों है ये आप समझ गए, क्योंकि कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर के उपसमुच्चय बन रहा है। कौन बन रहा है? प्राकृत संख्या n बन रही है, पूर्णांक संख्या z बन रही है, और परिमेय संख्या q बन रही है, और अपरिमेय संख्या t भी बन रही है। इसलिए कैपिटल आर क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक में पहुंचते हैं प्रश्नावली 1.3 में। 1.3 में आसानी से जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। रिक्त स्थानों में प्रतीक, सबसेट और नॉट सबसेट, समुच्चय और समुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है 2 3 4। अगला वाला जो दिया गया है वो 2 3 4 उसमें भी पहले से अवेलेबल है। मतलब आप समझ गए कि ये जो है ये समुच्चय इस समुच्चय से लेकर बनाया गया है अवयवों को लेकर, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। मतलब इतना सबसेट इतना है। दूसरा ए बी सी, इसमें आप देख सकते हैं ए नहीं है, बी और सी बस है, इसलिए नॉट सबसेट, ये उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा इसका यक्स सच दैट बाई, आपके विद्यालय की कक्षा 11 की का एक विद्यार्थी है। बोला गया है कि कक्षा 11 का एक जो विद्यार्थी है, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स यहाँ था, यहाँ भी यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। जो कक्षा 11 के एक विद्यार्थी हो, पूरे स्कूल का भी विद्यार्थी होगा। पूरा स्कूल क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा, और ये उसका उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यक्स सच दैट वाई, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी भी टाइप का समतल है और वहां स्थित एक वृत्त है, मतलब छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या किसी भी टाइप का वृत्त हो सकता है। यक्स सच दैट यक्स, एक समान समतल में स्थित वृत्त है। यहां बोला है किसी भी समतल में, और यहां समान समतल में, ये गलत हो गया। मतलब ये इसके जो इसमें समान समतल दिया है, इसमें समान समतल नहीं दिया है, इसलिए नॉट सबसेट बोला जाएगा। आगे उस समुच्चय उसका नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यक्स सच दैट वाई, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज समबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण किसी भी टाइप का हो सकता है। और यहाँ देखिए यक्स सच दैट यक्स, किसी समतल में स्थित एक आयत है। इसमें त्रिभुज बोल रहा है, इसमें आयत बोल रहा है, अलग अलग चीजें हैं, इसलिए यहाँ भी नॉट सबसेट। आगे छठवां, यक्स सच दैट यक्स, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और यक्स सच दैट यक्स, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्योंकि समबाहु भी क्या होता है? एक त्रिभुज ही होता है, इसलिए यहाँ एक त्रिभुज है, मतलब यहाँ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, बहुत सारे त्रिभुज होंगे, उसमें से समबाहु को बाहर किया हुआ है। मतलब ये इसका क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। अब बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? सम प्राकृत संख्या, 2 4 6 8 10 ऐसे। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, क्योंकि जो सम संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या भी होती है, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।